हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूं क्लास 10th वालों के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर, जो कि ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही छोटू सा, प्यारा सा और स्कोरिंग चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के इस सेशन के एंड में आपको मिलेंगे PYQs भी, तो एंड तक टिके रहिएगा। आइए करते हैं शुरू। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो बेसिकली रेफर्स टू डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे आप फ्लोरा एंड फौना भी कहते हो, विच आर क्लोजली इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो ऐसा एरिया जहां फ्लोरा एंड फौना एक दूसरे पे करते हैं डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेचुरल वेजिटेशन, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। नेचुरल वेजिटेशन इज बेसिकली अ वेजिटेशन विच इज डन नेचुरली, दैट इज इंसानों को वहां जाके खाद पानी नहीं डालना पड़ता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो करती है नेचुरल सर्कमस्टांसेस में। और इसका दूसरा नाम है वर्जिन वेजिटेशन, और इसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट एरियाज, ग्रासलैंड्स एटसेट्रा। Now, what are endemic plants? Endemic plants, the virgin plants vegetation which are purely Indian, उन्हें हम बोलते हैं indigenous species। देखिए, बहुत सारी ऐसी species of floras होती हैं जो हम बाहर से लेके आते हैं और उसको अपने इंडिया में प्लांट करते हैं, और कुछ इंडियन ही होती हैं, तो उन्हें इंडिजीनियस प्लांट स्पीशीज कहा जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहां सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे करते हैं इंटरडिपेंड एंड इंटर रिलेट टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उसे हम बनाते हैं इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो एक ही जगह पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उस जगह को बोला जाता है इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द नेचुरल एनवायरमेंट्स आर वाइल्ड लाइफ, जिसमें आप लायन, टाइगर, लेपर्ड डाल सकते हो। नाउ व्हाट आर फ्लोरा एंड फौना? पर्टिकुलर रीजन में कितनी फ्लोरा पाई जाती है, दैट इज कितने प्लांट्स एंड फ्लावर स्पीशीज पाई जाती हैं, वो फ्लोरा हो गई। किस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे कितने फौनास पाए जाते हैं, यानी कि एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं, वो फौना हो गई। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। चलो, इंडिया बहुत ही रिच है अपने फ्लोरा में। हमारे पास 47,000 प्लांट स्पीशीज हैं, एंड अगर हम बात करें तो 1500 फ्लावरिंग स्पीशीज भी हैं, जो कि इंडिजीनियस है इंडिया में। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन फौना। अच्छा भैया, फौनो में भी रिच है। इट हैज मोर देन 81,000 ऑफ एनिमल स्पीशीज। द कंट्री हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 2500 स्पीशीज ऑफ फिश, एंड मोर देन 25% स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज भी आती हैं। तो देखो, स्पीशीज का मतलब होता है वैरायटी। जैसे आपके वार्डरोब में कितने ब्रांड्स हैं, वो वैरायटी हो गई। आप एक ही ब्रांड के 10 कपड़े लेके आ रहे हो, 10 अलग अलग वैरायटी लेके आ रहे हो, तो ब्रांड आपके पास एक ही है। लेकिन अगर आपके पास अलग, जैसे शर्ट आपकी H&M की है, पैंट आपकी कहीं और की है, देन आपका जैकेट कहीं और की है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो आपके पास वेरियस ब्रांड्स हो गए। तो ऐसे ही स्पीशीज को बढ़ाना भी एक मेन मोटिव होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक ही स्पीशीज को और इम्प्रूव करते रहना। क्योंकि आपके गार्डन में अगर सिर्फ रोजेज ही पाए जाएंगे तो वो गार्डन ही क्या हुआ? वहाँ अलग अलग हिबिस्कस, लोटस, चलो लोटस तो कीचड़ में उगता है, लेकिन अलग अलग वेराइटी ऑफ फ्लावर्स होंगे तो वो ब्यूटिफुल गार्डन कहलाएगा। तो ऐसी स्पीशीज का होना इज वेरी नेसेसरी। अलग अलग स्पीशीज के होने से इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कहलाएगा। इंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया विच आर क्रिटिकल कंडीशन। इंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने की कगार पे है। तो चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउल, एंड प्लांट्स लाइक मधुआ, अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ। महुआ बेसिकली एक गांव वगैरह में यूज किया जाता है। एंड हबरी, देखो ना कितने सारे कि तो हमने नाम भी नहीं सुने हुए, मैंने भी नहीं सुने हुए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये पाए जाते हैं। पता है, रेयरली कभी कभी क्या होता है, हम नीचे उतरे हैं तो हमें कोई अजीब सा एक इंसेक्ट दिखता है, तो देखो ना कितने सारे ऐसे स्पीशीज हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, फ्लावर्स के, बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, बटरफ्लाइज के, जो हम जानते भी नहीं हैं। उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको याद करना भी बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी वैरायटी है। अमंग द लार्जेस्ट एनिमल्स इन इंडिया, 70 species of animals,
44 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 15 रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस जो है वो थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड मतलब कोई उनको ऐसे सुपारी लेके बैठा हुआ है उनको मार देगा, नहीं, वो खत्म हो सकते हैं, वो इंडेंजर्ड हैं, बहुत कम स्पीशीज में बचे हुए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, वैसे दिस पोर्शन इज डिलीटेड बाय द सीबीएसई, बट स्पीशीज के बारे में आपको मेरे अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए, ये एक बेस है, ठीक है। तो आओ, बहुत छोटा सा टॉपिक है। नॉर्मल स्पीशीज की बात करें जो नॉर्मल पॉपुलेशन में पाई जाती है, दिखते रहते हैं, कुछ खतरा नहीं है। इंडेंजर्ड जो खत्म हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है, जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वल्नरेबल, ये स्पीशीज की वो पॉपुलेशन होती है जो काफी डिक्लाइन हो गई है और ये क्या बन सकती है, इंडेंजर्ड बन सकती है। वल्नरेबल मतलब, जैसे इंडेंजर्ड मतलब जो एक्सटिंक्ट हो सकती है और वल्नरेबल मतलब जो इंडेंजर्ड हो सकती है। रेयर स्पीशीज जो स्मॉल पॉपुलेशन में पाई जाती है एंड अगेन वो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में भी आ सकती है अगर नेगेटिव फैक्टर्स उनके पे इफेक्ट करते रहे तो। एंडेमिक स्पीशीज, ये वो स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो खत्म हो चुकी हैं, जो अब पाई ही नहीं जाती है। तो नॉर्मल, रेयर, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट और कौन सी हो गई, वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड, ये 6 स्पीशीज हैं जिसके बारे में आपको छोटा छोटा थोड़ा पता होना चाहिए माइंड में, कि एग्जाम में अगर आ जाए तो यू शुड नो कि कौन सी स्पीशीज क्या है। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज कॉजेस क्या है फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीट करने के। भाई साहब बहनों, इसको आप बना के भी लिख सकते हो कि फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट क्यों कर रहा है, जरूरी नहीं है आपको रटना है, आप बना के भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। क्यों, अगर आप एग्रीकल्चर के लिए एरिया एक्सपैंड कर रहे हो तो आप फॉरेस्ट को भी तो डिप्लीट कर रहे हो, है ना भाई। हाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, मेडिसिन, आपका क्या कहते हैं, मेडिसिन हो गई, वुड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है ना भाई। तो ये भी एक कारण है। और भी बहुत सारी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं, तो वो चीजें आपको क्या करेंगी, डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। चलिए, ओवर पॉपुलेशन, माइनिंग, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, हैबिटेटल डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग। देखिए, हंटिंग और पोचिंग में फर्क बता देते हैं। हंटिंग का मतलब होता है मार देना वहीं पे जानवर को, इसका मतलब होता है आपने हंट किया। और पोचिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, पोचिंग का मतलब होता है आपने उस जानवर को पकड़ के ले आया, पोच कर लिया आपने वहां से उसको। नाउ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, रिवर वैली प्रोजेक्ट, फ्यूल, वुड कलेक्शन, ये सारे कारण हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यही हेडिंग्स आप लिख सकते हो और आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सोशल इफेक्ट क्या है इनके डिप्लीशन के, ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कमी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से देर आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। विमेन आर मोर बर्डन्ड टू कलेक्ट सम थिंग्स लाइक फ्यूल, फॉडर, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर बेसिक थिंग्स। इन सारी रिसोर्सेज की कमी की वजह से विमेन को बहुत काम करना पड़ता है और काफ़ी किलोमीटर्स तक चलना पड़ता है इन सारी चीज़ों को फेच करने के लिए, लाने के लिए, ढूंढने के लिए, ठीक है। नाउ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब आई नो आप 10th के बच्चों आपको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स इंक्रीज ड्यू टू द पुअर सफर अलॉट। इन सभी, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेटा जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, तो उनको बहुत इफेक्ट होता है बच्चा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्व करना एक बहुत ही ज़रूरी एक स्टेप है, क्योंकि जिस तरीके से जो पॉपुलेशन है, जो स्पीशीज़ है, वो इंडेंजर्ड में, वल्नरेबल में घुसती जा रही है, तो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। तब आया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जिसमें काफ़ी प्रोविजंस लिए गए, और 1980, 86, 91 में भी इसमें और सारे प्रोविजंस ऐड ऑन किए गए। तो क्या पर्पस था इस एक्ट को लाने का? द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज टू प्रोटेक्ट
द रिमेनिंग पॉपुलेशन जो कि इंडेंजर्ड में है या वल्नरेबल में है, यानी कि ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाएं जिससे हंटिंग पोचिंग को बैन किया जाए, साथ ही साथ इनको प्रिजर्व करने के लिए इनको एरियाज प्रोवाइड किए जाएं। The central government also announced several projects for protecting specific animals which are gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, and others. India is the only country जहां lion and tiger दोनों पाए भी जाते हैं। तो इंडिया की ये ड्यूटी है कि हमें अलग अलग स्पीशीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1973 टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ टाइगर इन द कंट्री। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पर्पस ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें क्या हुआ, अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 86 several hundred butterflies, moths, beetles and dragonfly have been added to the protected species। देखा इन स्टेप लाने का क्या फायदा हुआ बच्चों, इस स्टेप लाने का क्या फायदा हुआ, ये सारे के सारे स्पीशीज जो है वो प्रोटेक्टेड में चली गई इंडेंजर्ड से। 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया। 6 स्पीशीज इसमें ऐड हुई प्रोटेक्टेड लिस्ट में। तो सिर्फ फौना पे ही नहीं बल्कि फ्लोरा पे भी ध्यान दिया जा रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स बता रखे, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व असम, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। तो आपको प्लेसेस के साथ याद करने हैं ये नाम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखो मैं हमेशा बच्चों से पूछती हूँ बेटा, ये जो जू बने होते हैं, ये नेशनल पार्क्स बने होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी होती है, किसके लिए बनी होती है, हमारे लिए, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं। ये जू भी जो बने होते हैं हमारे मनोरंजन के लिए नहीं बने होते बच्चों, ये बने होते हैं टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी आके हंट नहीं करेगा, कोई भी आके पोच नहीं करेगा, कोई भी आके उस फौना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जू बना दिए लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, तो थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल जाए। तो नेशनल फॉरेस्ट वेयर हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ बर्ड्स आर प्रोहिबिटेड। Types and distribution of forest and wildlife in India. Much of its forest and wildlife resources are either managed or owned by government through the forest department and other government departments. These are classified। देखो 3 तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड आपका अनक्लास्ड। तो रिजर्व कौन सा हो गया, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड, यानी कि यहाँ पे कोई भी आके फ्यूल वुड इकट्ठा नहीं कर सकता, हंटिंग पोचिंग नहीं कर सकता, वो रिजर्व्ड में आ गया। नेक्स्ट आपका हो गया बेटा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में 1/3 फॉरेस्ट एरिया जो था वो प्रोटेक्टेड में रखा गया। दैट इज अगर आपको कुछ लेना है तो आप परमिशन से ले सकते हो, अगर वो वैलिड होगा तो आपको अलाउ कर देंगे वो फ्यूल वुड इकट्ठा करने के लिए। अनक्लास यहाँ पे कोई भी आए, ये विलेज फॉरेस्ट होते हैं, इसे विलेज फॉरेस्ट भी कहा जाता है बेटा। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है फॉरेस्ट सोसाइटी चैप्टर में। तो ये विलेजर्स के भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं। नाउ मेजर टॉपिक, अब क्या हुआ, इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कम्युनिटी एंड जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, हम ये बागडोर संभाल लेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, हम संभाल लेंगे अपनी नेचर को। तो वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। जी हाँ, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिनका घर है जंगल, ये वहाँ रहते हैं, वही इनकी लाइवलीहुड है, वही इनका रहना सहना है, वही इनका कल्चर है, वही इनका प्यार है, वही इनकी नेचर है। तो कुछ एरियाज में लोकल कम्युनिटी स्ट्रगल कर रहे थे हैबिटेट्स को अपने सिक्योर करने में। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 1200 हेक्टेयर्स इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम संभालेंगे। फेमस चिपको मूवमेंट तो आप सबको याद ही होगा। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ, सबके बारे में पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लेना। फिर आया आपका JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि 1988 में आई। चिपको मूवमेंट की बात करें तो औरतें लिपट गई थी ट्री के साथ कि हम इसको कटने नहीं देंगे। बेटा कहाँ सोच में चले गए कि काश मैं पेड़ होता, नहीं, गलत बात। पढ़ाई पे ध्यान दो, पेड़ होता पे ध्यान मत दो। ये पेड़ बहुत लकी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो ऐसे ही रह गए, है ना भाई।
तो ये पेड़ों पे औरतें चिपक गई कि भैया हम इनको कटने नहीं देंगे, और काफी फेमस हुआ ये मूवमेंट। बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवोदया सेव द नीड मूवमेंट री इंट्रोड्यूस कलेक्ट टेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट। देखो इन्होंने क्या किया था कि हमें बेसिकली क्या करना है, बीज बचाओ आंदोलन है कि भैया जितनी भी क्रॉप्स बन रही हैं उनको सिक्योर करना है। ये मेजर्स में आर्ग्यू किया गया डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन में, दैट इज मल्टी क्रॉपिंग पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और इनको बचा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करने से। इनको मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों, ताकि मोर स्पीशीज हो एनवायरमेंट में रैदर देन प्लांटेशंस दैट इज एक सिंगल क्रॉप ग्रो हो रही है ऑन अ लार्ज स्केल। हाँ जी, और इसके साथ साथ ये क्या करते थे, कम्युनिटी के साथ एक्सचेंजेस, आप खाना ले जाओ, आप लेबर दे दो हमें, ऐसे करके एक्सचेंजेस भी करते थे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट in India, JFM furnishes a good example for involving local communities in the management. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में आया 1988 में, जहाँ पे स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर JFM। JFM का मतलब जॉइंट मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बेटा जी, यानी कि लोग मिलके फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, ना कि सरकार। यहाँ पे फॉर्मेशन की गई, अलग अलग स्पीशीज को ध्यान दिया गया, बहुत सारे कम्युनिटीज यहाँ पे आई और उन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू किया गया, किसको, फॉरेस्ट को, और इनको बेनिफिट्स मिले जैसे कि टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स मिले और इनको टिम्बर हार्वेस्टिंग में भी काफी ज्यादा शेयर मिला। देन कुछ वेज बताइए जो इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन में लीड करते हैं वाइल्ड लाइफ की। देखिए बेटा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया सरकार के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किए 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स ताकि फ्लोरा एंड फौना दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन्स को सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सब लाए गए। 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स भी सेट किए गए। Besides that, all of us must realize the importance of natural ecosystem for own survival. ये तो सब सरकार ने किया, लेकिन हमारी भी तो कोई ड्यूटी बनती है ना बेटा, कि हम लोग भी अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें। ये हमारी भी ड्यूटी बनती है, राइट? चलिए, इसी के साथ अब हम आ जाते हैं हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ये चैप्टर हो गया है ओवर, तो 4-5 क्वेश्चन है, वैसे इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं इस साल। पहला, 3 मेजर्स बताइए इकोसिस्टम को सिक्योर करने के। एफॉरेस्टेशन करो, अवेयरनेस फैलाओ और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज करो। नॉन कन्वेंशनल मैं बार बार बताती हूँ, रीन्यूएबल, जिसको आप रिन्यू कर पा रहे हो उनको आप ज्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है? चलिए, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। हाईलाइट की मतलब फॉरेस्ट की आपको वैल्यू बतानी है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस में, फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें जैसे कि फ्रूट, फ्लावर, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। बचपन में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज टॉपिक लिखना आता था ना पैराग्राफ में, बना देना यार, खुद आ गया तो पप्पी ले लेना क्वेश्चन की, इतना आसान क्वेश्चन आ गया तो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? अलग अलग फ्लोरा एंड फौना जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स भी बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, इकोलॉजिकली बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में डिफरेंस बताओ। इंडेंजर्ड जो मरने की कगार पे है, फिर एग्जाम्पल्स। एक्सटिंक्ट जो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, रिसर्चेस ये कहते हैं कि अब पाए ही नहीं जाते हैं। What has been the contribution of Indian Wildlife Protection Act in protecting habitats in India? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की फायदे बताने हैं, इंपॉर्टेंस बतानी है। पहली बात तो 1972 में आया, मेन फोकस इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना था। देन इन्होंने बहुत सारे ऐसे इस्टेब्लिश किए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहां पे इन्होंने द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में और भी प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आए हुए हैं। सेकेंडली, इन्होंने प्रोटेक्ट किए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जब बनाई तो इनका मेन मकसद लोगों को एंटरटेन करने से बेहतर उनको सेव करना था, फ्लोरा एंड फौना को सेव करना था। तो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, क्योंकि छोटू सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है और पूरा स्कोरिंग है। यहाँ पे अगर आप मार्क्स कटवाओगे तो भैया गए, ठीक है?
तो अब मुझे ये बता दीजिएगा आप कमेंट्स में कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। छोटे छोटे चैप्टर्स हम कर रहे हैं ताकि फटाफट से हमारा मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस हो जाए खत्म, ठीक है। लाइव में तो मैं आपसे मिलती ही हूँ एवरी MWF 7:30 बजे। बाकी आपको कोई भी चैप्टर अगर अगला दूसरा चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता दो, वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।